हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से पार्ट 5 करेंगे और इसमें हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। मतलब क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका टाइप 2 आज से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है और k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 है। तो निम्न में से k का संभव मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो इसमें दिया गया है कि जब किसी पूर्णांक, मतलब कोई भी पूर्णांक वो हो सकता है, जब किसी पूर्णांक को 3 से भाग किया जाता है, 3 से भाग करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 1 बचता है। और जब k+1, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे 10 होता तो अगर हम 3 का भाग 10 में करते तो रिमाइंडर कितना बचता, 1 बचता। मतलब k की वैल्यू अभी मैंने 10 ले ली। ठीक है, अब दिया गया है और k+1, मतलब k की वैल्यू तो 10 है तो इसमें 1 जोड़ना है। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये जो 11 आया, इसको जब इसको 5 से भाग किया जाता है तो तब शेषफल कितना आता है, शेषफल 0 आता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब 11 तो नहीं हो सकता वो। तो हमें ये चेक करना है कि वो कौन सा होगा। अब देखो मैंने आपको जो भाजकता के नियम है उसमें आपको बताया था कि कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित हो सकती है। 5 से वो संख्या तभी विभाजित हो सकती है जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन से ट्राई करो। वैसे तो बहुत सारे नंबर वो हो सकते हैं, तो सबसे बढ़िया है इसको ऑप्शन से चेक करने का। तो ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे कि k की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो k की वैल्यू अगर मैं 65 लेता हूँ, k की वैल्यू अगर मैं 65 लेता हूँ तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 65 + 1 हो जाएगा ना, मतलब ये 66 हो जाएगा। तो ये तो 5 से पूरी बार विभाजित नहीं होता है। अगर मैं 62 लेता हूँ तो 62 + 1 63 होता है, ये भी विभाजित नहीं होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं 63 लेता हूँ तो 63 + 1 यानी 64 आ रहा है, तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो लास्ट में बचा कौन सा, ये वाला। अब आप इसमें देखेंगे कि 64, क्योंकि k+1 बोला ना, तो 64 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो आता है 65, जो कि 5 से पूरी बार विभाजित होता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा है, 0 मिलता है। शेषफल 0 मिलने का मतलब यही होता है ना कि भाग पूरी बार जाना चाहिए। अब देखो k की वैल्यू हमने 64 ली है। अब इसमें दिया है कि किसी पूर्णांक को, मतलब k हमने वो 64 ले लिया। अगर 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो चेक करके देख लो, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 0 फिर 4 उतारेंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 शेषफल मिल रहा है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको सिंपल सा ये देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 5 से पूरी बार विभाजित होती है। बस वो संख्या यहाँ पे उसमें एक ऐड कर देना, मतलब जो भी संख्या हो, जैसे 65 तो नहीं ले सकते क्योंकि अब एक ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा ना। तो 66 तो 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये चीज़ है इसमें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इसको जो शेषफल आ रहा है इससे भाग करके देखना है। मतलब इसको मैं भाग करके देखूंगा तो नॉर्मली यही चीज़ होती है। ठीक है, भाग करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। तो 25 पंजे 125, तो देखो 132 है, सॉरी 132 है। तो 125 अब देखो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 शेषफल बच रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ पे दिया है कोई संख्या जब 125 से विभाजित की जाती है, कोई संख्या। अब देखो मान लीजिए वो संख्या हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो कोई संख्या है ना, तो मान लीजिए वो संख्या x है। अब x को किससे विभाजित करना है, 175 से विभाजित करना है। ठीक है, यानी ऐसे होगा ये x/175। अब इसका भाग तो ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, अब आगे दिया है तो उसका जो शेषफल है, देखो शेषफल जब हम लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं तो शेषफल यहाँ पे निकलता है ना, तो शेषफल आता है 132 आ रहा है। ठीक है, और आगे दिया है उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए। तो अब देखो जो x है इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ,
इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और लास्ट में यहाँ पर जो निकलता है इसको बोलते हैं शेषफल, और ये होता है हमारा, या ऊपर लिख दो या यहाँ पर लिख दो, ये होता है भागफल। ठीक है, मतलब जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होंगी। अब देखो ये भाज्य, भाजक, भागफल, अगर आपको ऐसे इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो इसको मैं जिस तरीके से इसको याद रखता हूँ कि देखो इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, 3 या 2 शब्द मान सकते हैं, 1 और 2। ठीक है, इसमें कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 3 4 ऐसे करके मैं इसको याद रखता हूँ। आप भी ऐसे रख सकते हैं, या जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप इसको याद रख सकते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास भाज्य क्या है, x है। ठीक है, तो भाज्य मतलब x हो जाएगा, बराबर भाजक क्या है, ये वाला भाजक होता है ना, तो भाजक है 175। भागफल क्या है, भागफल नहीं पता तो मान लीजिए y है। ठीक है, तो भागफल हमने y मान लिया, प्लस शेषफल क्या है 132 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 132। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 175 y प्लस 132, 135 लिख रहा हूँ बार बार, 132 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 132 हो गया। अब देखो x की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब देखो यहाँ तक हमने निकाल दिया, अब आगे दिया है उसी संख्या को, उसी संख्या का मतलब जो x की वैल्यू है इसी की बात हो रही है। ठीक है, उसी संख्या को, तो x लिखो या ये लिखो एक ही बात होगी ना, तो 175 y प्लस 132, उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए, मतलब अगर मैं इसको 25 से भाग करता हूँ तो शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 25 का भाग हम कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कहीं पे अगर 3 प्लस 2/5 लिखा गया है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/5 प्लस 2/5 ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका हर समान है, तो क्या करते हैं, जैसे भिन्न में आपने पढ़ा होगा कि इसके बदले एक ही लिखते हैं, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे, इसको इसके भी बटे में ले जाओ, इसके भी बटे में ले जाओ, तो यहाँ पे आप देखेंगे 175 y बटे 25 प्लस ये हो जाएगा 132 बटे में 25। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका भाग तो इसमें लगभग ऐसे हर क्वेश्चन में होता है कि इसका भाग इसमें तो पूरी बार चली जाता है, तो इसमें पूरी बार जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शेषफल है वो कितना बचेगा, शेषफल यहाँ पे 0 बचेगा हर कंडीशन में। अब देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आप कुछ भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ही इससे विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कहीं पर लिख दिया 3 गुणा 5 बटे में, मतलब मैंने कहीं पर लिख दिया 5 या कहीं पर लिख दिया 3, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर इसको 3 से पूरी बार विभाजित करना है तो इसको सिंपल 3 से गुणा कर दो, तो तब उस कंडीशन में हमेशा ही 3 से विभाजित होगी। तो सेम टू सेम वही चीज़ देखो 175 जो है, 175 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 गुणा 25, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो 175 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 25 आ रहा है। ठीक है, वही चीज़ आ रही है सेम टू सेम कि मैंने बोला था कि अब अगर 25 से किसी संख्या को पूरी बार विभाजित करना है तो उसमें एक मतलब उसका एक मल्टीपल या एक बार 25 आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 से गुणा किया, कोई भी संख्या है अगर मैंने इसको 3 से गुणा किया तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 25 से गुणा किया गया है, मतलब ये संख्या पूरी बार विभाजित हो जाएगी। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 लो 2 लो, हमेशा ही आप देखना कि ये इससे पूरी बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे तो देखो शेषफल 0 आ रहा है, तो केवल बचा कौन सा, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा शेषफल कितना आएगा। तो बस इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें तो भाग चले जाता है और डायरेक्ट इसमें भाग करके देखते हैं और तुरंत हमारा आंसर निकल आता है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे, तो वहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इसको ढंग से समझाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है। तो वो 2 संख्याएं हमें नहीं पता, तो मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y।
ठीक है। इनका गुणनफल मतलब इनको जब आपस में गुणा किया जाता है तो 1575 आता है। आगे दिया है और उनका भागफल, भागफल मतलब जब उनको आपस में भाग किया जाता है, ठीक है। इनका जो भागफल है वो कितना आ रहा है, 9/7 आ रहा है, ठीक है। तो वो संख्याओं का योगफल क्या होगा ये हमें निकालना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 9/7 आ रहा है, तो 9/7 आने का मतलब क्या है कि ये संख्या इस पे जाएगी और ये संख्या इस पे जाएगी, तो x और y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई दूसरा वो भी होगा, मतलब ये तो सबसे छोटे नंबर हो गए इसके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहीं पे मैंने लिख दिया 9/7, या इसी को बड़ा करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 18/14। अब अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो और छोटा मैं कैसे कर सकता हूँ, 2 से काटूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब ये हो जाएगा 9/7। कब हुआ, जब 18 को मैंने 9 गुणा 2/7 गुणा 2 ऐसे किया। तो आप देख रहे होंगे कि वही चीज़ सॉल्व करके वही चीज़ आ रही है। यहीं पर इसको ऐसे भी कर सकता हूँ मैं 27/21, तो 27/21 मतलब अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 और यहाँ पे 21 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 7×3 = 21, मतलब यहाँ से भी 9/7 मिल रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 × 3 × 7 × 3। तो आप देख रहे होंगे कि जो संख्या, जिस संख्या से मैं ऊपर गुणा कर रहा हूँ तो वही संख्या से नीचे गुणा करना पड़ रहा है, जिस संख्या से ऊपर गुणा करना पड़ रहा है वही संख्या से नीचे गुणा करना पड़ रहा है, तभी लास्ट में मुझे ये चीज़ वापस मिलेगी, ठीक है। अब देखो वो संख्या तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो संख्या क्या है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे a है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9a और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7a। तो बस x और y की वैल्यू इसमें रख दो, तो वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा x की जगह पे 9a इंटू y की जगह पे 7a बराबर हो जाएगा 1575 के। अब पहले 9 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 9 × 9, फिर 4, 9 × 5 = 45, फिर कितना बचा, 9 × 5 = 4 नहीं, यहाँ पर 6, 9 × 9 और 6 बचेगा, तो 7 × 9 = 63 होगा, तो 63 को 3 मतलब यहाँ पे फिर 4 बचेगा और 9 × 5 = 45, तो आप देखेंगे 175 आ रहे हैं। फिर 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर कितना बचा, 3 बचा, तो 7 × 5 = 35। तो a × a मतलब a² की वैल्यू मिली हमें 25, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू 5 मिल रही है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 5 = 45, और यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 5 मतलब 7 × 5 = 35, तो हो गया 45 और 35, ये हमारा आंसर हो गया। और हमें निकालना क्या है, तो संख्याओं का योगफल हमें निकालना है, तो ठीक है इनको जोड़ दो, तो 5 और 5 10 की 0, 4 और 3 7 और 1 8 मतलब 80 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हों और n एक सम संख्या हो तो m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाजित रहेगा, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमें ये दिया है कि जो m और n हैं वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता, बाकी पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। आगे दिया गया है कि और m-n का मतलब क्या है कि जब हम इन दोनों, जैसे एग्जाम्पल के लिए धनात्मक संख्या एक तो 1 ले ली, एक 3 ले ली, या एक 1 ले ली, एक 4 ले ली, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि धनात्मक होनी चाहिए ना। तो जब उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो एक सम संख्या आती है। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि दो संख्याओं को घटा के सम कब आएगा, जब या तो दोनों संख्या विषम हो, विषम माइनस विषम, तब भी हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी, ठीक है। या दोनों संख्याएं सम हो, सम माइनस सम भी करेंगे तब भी हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए विषम संख्या क्या होगी, जैसे विषम संख्या एक तो 1 होगी, एक 3 होगी। अब इनको आपस में अगर मैं माइनस करता हूँ, इनको माइनस करता हूँ तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो 3 - 1 करेंगे, आप देखेंगे 2 आता है जो कि एक सम संख्या होती है, ठीक है। और अगर सम और माइनस सम भी करेंगे, जैसे 4 और 2 दोनों सम संख्या है तो इनको माइनस कर दो तो 4 - 2 क्या आता है, 2, जो कि क्या है, सम है। बट अगर मैंने विषम और सम ले लिया तो ये कभी भी
सम नहीं आएगा, हमेशा ही विषम आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए पहला विषम संख्या मैंने 5 ली और सम संख्या मैंने 2 ली, तो इनको माइनस करेंगे, देखो 3 आ रहा है जो कि एक विषम संख्या है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि या तो दोनों विषम होंगे या दोनों सम होंगे, तभी हम सम ले सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है तो m² माइनस n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा, ये हमें निकालना है। अब देखो m² माइनस n², m² माइनस n² ये तो एक फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, m प्लस n इंटू m माइनस n का। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि m माइनस n ये तो हमारे पास है सम। ठीक है, और सम संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या सम कब होगी, जैसे एग्जांपल के लिए 1 है। अब ये सम कब होगी, जब ये 2 से पूरी बार विभाजित होगी। और 2 से कब विभाजित होगी, जब मैं इसको 2 से गुणा कर दूं। या अगर 3 है, 3 देखो सम संख्या नहीं है, बट अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये सम बन जाएगी। अब देखो ये नंबर तो चेंज हो रहा है ना, इसमें 1 है, इसमें 3 है, हो सकता है 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बदले x ले लो। ठीक है, तो इसके बदले मैंने x ले लिया, तो x सम कब होगी, जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x। ठीक, तो सम संख्या मैं ऐसे ले सकता हूँ कि मान लीजिए सम संख्या 2x है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 2x। अब m प्लस n इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो m प्लस n कोई भी संख्या, देखो मतलब कोई भी पूर्णांक अगर उनको आपस में जोड़ा जाता है तो वो भी हमेशा क्या होंगे, सम होंगे। कब सम होंगे, जब दोनों या तो विषम हो या दोनों सम हो। ये चीज़ भी मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, तो इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ता हूँ तो विषम विषम, जैसे 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 आता है, जो कि ये क्या है, एक सम संख्या है। वैसे ही 2 प्लस 4 करते हैं तो 6 आता है, जो कि क्या है, एक सम है। इसका मतलब क्योंकि ये दोनों विषम विषम लिए थे, सम सम लिए थे। अब इन्हीं को अगर मैं ऐड भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन चाहिए ना मुझे, तो इन्हीं को ऐड करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलता है, सम ही मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, सम संख्या 2 इंटू एक्स ले लो या 2 इंटू वाई ले लो। तो अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा, ये 4y(x) होगा या 4xy होगा। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये संख्या यहाँ पर ये संख्या कौन सी आती है, हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया। अब देखो 4 है तो कोई भी संख्या, इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से पूरी बार विभाजित होगी, तो कौन सी है, 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 वाला। अब देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे y और x इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं 1 लेता हूँ, यहाँ पे भी 1 लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1 मतलब 4। अब ये जो 4 जो नंबर है, इन सब में से केवल 4 ही ऐसा नंबर है जिससे विभाजित होती है। बाकी लेने के लिए अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ तो कितना होगा, 4 दूनी 8, तो 8 इससे भी विभाजित है ना, बट ये वाला तो नहीं है ना। तो ये वाली सबसे छोटी कंडीशन है इसको विभाजित होने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 भी लेता हूँ तब भी ये पूरी बार विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे विभाजित हो जाता है, क्योंकि लास्ट में शेषफल तो 0 मिलता है ना। तो इसीलिए ये आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जहाँ पर क्योंकि धनात्मक संख्या की बात की गई है तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 0 नहीं लेंगे उस कंडीशन में। तो ये चीज़ यहाँ पे, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष मिलता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष मिलता है, तो y का मान क्या होगा। अब जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। क्या करना है, सिंपल सा इसको इससे भाग कर देना है। क्यों, एक बार ये भी चेक करना है कि इसका भाग इसमें पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखो चेक करेंगे तो पूरी बार जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो शेष है वो तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो केवल इससे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 17 इंटू 18 भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 17, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, जो कि क्योंकि इसमें दिया है कि शेषफल y मिलता है, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी 1। अब y का मान ही निकालना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि a 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है। ठीक है, a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें ऐसे दिया गया है कि जो a है वो किसको विभाजित करता है, 228 को विभाजित करता है और 18 शेषफल बचता है। मतलब इस प्रकार से अगर मैं करूँगा तो जो शेषफल है वो हमें यहाँ पे 18 मिल रहा है।
अब ए के दो अंकों का सबसे बड़ा मान निकालना है, मतलब अब हमें ये देखना है कि एक ऐसा कौन से ए का सबसे बड़ा मान ऐसा कौन सा होगा जिससे कि ये पूरी बार विभाजित हो जाए। अब कैसे होगा विभाजित, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं पर लेता हूँ 24/5। अब मुझे ये निकालना है कि जो 5 है वो 24 को पूरी बार विभाजित कब करेगा। ठीक है, कब करेगा, देखो भाग करके देख लो। सबसे पहले तो देखो 4 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 20 और शेषफल मिल रहा है हमें 4। तो जो शेषफल मिल रहा है इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, इसको इसमें से माइनस कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा मुझे। तो 20 एक ऐसा नंबर है कि जब इससे क्या हो जाएगा, ये 5 इससे पूरी बार विभाजित हो जाएगा। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है, जो हमें शेषफल मिल रहा है इसको इसमें से माइनस कर दो। तो देखो अगर मैं 228 में से 18 माइनस करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 0, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 210 मिलेगा। अब मुझे ये देखना है कि दो अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 210 को पूरी बार विभाजित करता है। तो देखो कौन सी है, सबसे बड़ा 2 अंकों की संख्या देखनी है और सबसे बड़ी देखनी है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसमें से चेक करके देख लो कि 210 इससे पूरी बार विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो हो रहा है, 7 × 21, तो 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 210। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो होने के लिए तो ये इसका भाग भी इसमें चले जाएगा, बट ये छोटी संख्या है ना, क्योंकि हमें इसमें ऐसे दी है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी यही है और ये इसको पूरी बार विभाजित कर रहा है। अगर ये इसको विभाजित नहीं करता तो इसके बाद जो अगला नंबर है जैसे 35, तो इसको देखते, फिर ये भी नहीं करता तो अगला जो नंबर है उसको देखते। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जो n है इसको किससे विभाजित करना है, 6 से विभाजित करना है। तो उस कंडीशन में जो शेषफल है, शेषफल कितना मिलता है, 4 मिलता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है, अब मुझे 2n को 6 से विभाजित करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में शेषफल कितना होगा ये हमें निकालना है। अब देखो जब n था तो उस कंडीशन में 4 शेषफल मिल रहा था हमें, और जब इसका 2 गुना, देखो 2n का मतलब जब n को 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमें 2n मिलेगा ना। तो जो शेषफल है वो भी हमेशा 2 गुना हो जाता है। जैसे शेषफल अगर मुझे 4 मिल रहा है तो 2n करेंगे तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना होगा, 8। अब देखो 8 मुझे शेषफल मिल रहा है, तो अगर मैं इसमें से भाग करके देख लूँ, 6 का भाग करके देख लो तो कितनी बार जाएगा, 6 × 6। तो देखो शेषफल मुझे 2 मिल रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, और अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले एक काम कर दो, देखो ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, हमें नहीं पता तो मान लीजिए x है प्लस शेषफल। तो ये हो गया, देखो n की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। अब देखो वैल्यू चाहिए मुझे 2n की, तो 2n की वैल्यू कब मिलेगी मुझे, जब मैं इसको 2 से गुणा करूँगा। अब देखो कहीं पे अगर 5 लिखा गया है तो 5 को अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो ऐसे ही तो हम 2 से गुणा नहीं कर सकते हैं ना। तो 2 से गुणा कर दिया तो बैलेंस करने के लिए 2 से भाग करना पड़ता है। तो जो मेन संख्या है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, वही चीज़ मुझे वापस मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने अगर इसको 2 से गुणा कर दिया तो 2 से भी मुझे इसको भाग करना होगा। अब 2 से भाग कर दिया तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2n बराबर 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12x प्लस 4 दूनी ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब मतलब ये जो 2n है, 2n की वैल्यू ये वाली आ रही है, तो इसको मुझे 6 से भाग करना है। तो इसको मैं वही चीज़ कर सकता हूँ ना, 12x मतलब इसके भी बटे में होगा और इसके भी बटे में होगा। तो यहाँ पे भाग करके देखेंगे तो शेषफल 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये इससे पूरी बार विभाजित होता है। और यहाँ पे भाग करके देखेंगे तो जो ये वाला यहाँ पे जितना मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमें 2 शेषफल मिल रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 2 संख्याएं, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल हमें निकालना है। देखो संख्या कौन सी है, 3 अंकों वाली है, तो हमें नहीं पता, मान लीजिए वो संख्या है x। अब इसको पहले इससे विभाजित करना है, ठीक है, फिर जो x है इसको किससे विभाजित करना है, 7, 6, 5 और 5 इससे विभाजित करना है। तो उस कंडीशन में एक समान शेषफल, मतलब जो लास्ट में यहाँ पे शेषफल आएगा वो समान आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आता है y, तो यहाँ पे भी कितना आएगा
y आएगा। अब देखो भागफल क्या होगा वो तो अभी हमें नहीं पता, तो मान लीजिए इसका भागफल a आता है और इसका भागफल b आता है। तो क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। तो वही चीज़ करेंगे, ये है भाज्य तो ये होगा 11 2 8 4। भाज्य बराबर ये है हमारा भाजक, ये है भागफल और शेषफल कितना है y। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, तो 7 6 5 5। तो ये होगा हमारा भाज्य, x है भाजक, b है भागफल और y है शेषफल। अब क्या करेंगे, देखो इसमें से ये माइनस अगर मैं करता हूँ, अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। इससे क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो x और ये है तो x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, बराबर। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। फिर यहाँ पे 7 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 3। अब देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, तो इसमें क्या दिया गया है, देखो इसमें हमें दिया गया है कि वो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो इसके फैक्टर कर दो, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा, एक आएगा 19 गुणा 191। तो ये अगर फैक्टर करने का मतलब क्या है, गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों को गुणा करके यही चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। अब देखो क्योंकि वो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो इसमें देखो 3 अंकों की संख्या कौन सी है, ये वाली 3 अंकों की संख्या है। अब इसके अंकों का योगफल निकालना है तो 9 10 और 11, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। अब ये चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पे x इंटू वाई है, x इंटू वाई की वैल्यू अगर मान लीजिए 27 है, तो इसमें x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो x और y की वैल्यू ऐसे हो सकती है, या तो ये होगी 7 गुणा 3, ये 7 गुणा 4, 27 नहीं 28 ले लो, तो 7 गुणा 4 हो सकती है। तो एक इसका गुणनखंड 7 हो गया और एक इसका गुणनखंड 4 हो गया, ठीक है। तो सेम टू सेम वही चीज़ यही है, एक गुणनखंड ये है। a माइनस बी होने का मतलब क्या है, a की वैल्यू अगर 5 है, b की वैल्यू अगर 2 है, तो 5 माइनस 3 तो ये भी एक संख्या बन गई ना, तो ये भी एक संख्या है। जैसे ये मान लीजिए 3 है और ये मान लीजिए कितनी है, मान लीजिए 5 है, तो 5 दिए 15 उस कंडीशन में हो रहा है। बट यहाँ पे ये संख्या, एक संख्या इसमें 19 है, दूसरी संख्या 191 है, ये दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे, बाकी और कोई भी गुणनखंड नहीं हो रहा है। जैसे 15 के गुणनखंड अगर मैं करूँ तो इसका गुणनखंड 5 गुणा 3 ही होगा, बाकी और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बोलने का मतलब यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा। ये आप इसके गुणनखंड करके देख सकते हैं, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें से देखो पहला गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया। अब पहला गुणनखंड मतलब ये और दूसरा ये, और इसमें से 3 अंकों वाली संख्या हमें निकालनी है, तो 3 अंकों वाली संख्या तो यही है ना, तो बस इसका योग आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया गया है कि विभाजन के एक प्रश्न में जो विभाजक है, विभाजक मतलब जो भाजक है वो भागफल का 3 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तथा शेषफल का जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है, तो शेषफल का 6 गुना है, ठीक है। तदनुसार यदि शेषफल, यदि जो शेषफल है वो कितना है, 2 है, तो भाज्य क्या होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। तो शेषफल हमें पता है 2 है। अब देखो शेषफल पता है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो शेषफल 2 है तो 2 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा ये 12। तो भाजक हमें मिल गया यहाँ से कितना है, 12 है, इंटू अब देखो भाजक हमें पता है 12 है तो भागफल मिल जाएगा, इसको नीचे लेके आएंगे तो 12/3 मतलब कितना होगा, 3 चौको 12, 4 हो जाएगा, तो भागफल हमें मिल गया 4। तो हमें भाज्य निकालना है, तो 12 चौको 48 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये 50, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णकीय गुणज है तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि यदि एक 3 अंकों वाला पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 से पूरी बार, पूर्णकीय गुणज होने का मतलब क्या है कि 6 से पूरी बार विभाजित हो रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया 1 3 और 6, तो आप देखेंगे ये 3 अंकों की संख्या है और इसके जो
अंतिम 2 अंक हैं, अंतिम 2 अंक, ये 2 अंक, ये क्या है, 6 का गुणज है। 6 का गुणज होने का मतलब क्या है कि 6 के पहाड़े में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 6 के गुणज हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 136। तो 36 6 से पूरी पूरी बार विभाजित होता है। तो हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है तो जो मूल पूर्णांक है, देखो मूल पूर्णांक क्या है, 136 है, वो सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा, ये हमें चेक करना है। तो ठीक है, चेक करके देख लो ना। अगर मैं भाग करूँगा, 6 का भाग इसमें करूँगा, ठीक है, 6 का भाग करेंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पे 1 और 6 16, देखो रिमाइंडर बच रहा है ना, इसमें कितना होगा, दोबारा 6 दूनी 12 होगा और शेषफल आप देख रहे होंगे कितना बच रहा है, शेषफल 4 बच रहा है। वैसे ही इसका भाग करेंगे तो इसका भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि शेषफल बचेगा, और इसका भाग करेंगे, इसका भाग करेंगे तो देखो हमेशा ही भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का भाग देख करने के लिए हमें केवल ये वाली संख्या देखनी होती है। तो इकाई के अंक में क्या है, सम संख्या, हमेशा ही सम संख्या आएगी ना, क्योंकि 6 का अगर मैं गुणज निकालूँ तो 6 के पहाड़े में जो भी नंबर आएंगे, जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, फिर 24, फिर 30, तो आप देखेंगे हर कंडीशन में यहाँ पे इकाई के अंक में सम संख्या आएगी, और ये जो सम संख्या होगी ये किससे विभाजित होगी, हमेशा ही 2 से विभाजित होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आप कोई सा भी दूसरा नंबर देख सकते हैं, कभी भी विभाजित नहीं, मतलब कोई भी नंबर देख सकते हैं दूसरा, तो इनसे विभाजित नहीं होने वाली वो। ठीक है, मतलब कोई कोई हो सकती है बट सारी नहीं होने वाली, तो सब पे लागू होना चाहिए। तो सब तो 2 है ना ऐसा कि जो सबसे विभाजित हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि यदि 100 और 1000 के बीच किसी संख्या, किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है। तो क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ये दिया है कि वो संख्या किसके बीच में होनी चाहिए, 100 और 1000 इनके बीच में होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। तो बीच में होने का मतलब क्या है कि इसको छोड़ के जो भी नंबर आएंगे, देखो 100 के अलावा क्या आता है, अगला नंबर आता है 101, और इससे छोटा नंबर क्या आता है 999, मतलब इनके बीच में मतलब इन संख्याओं की बात कर रहा है कि इसमें से वो कुछ भी हो सकती है। देखो बीच का मतलब जब भी बीच की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग के और आखिरी के अंक है उनको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, बाकी मतलब 101 से इसके बात हो रही है, तो इसमें से कोई सा भी एक नंबर ले लो। मान लीजिए अगर मैं 101 लेता हूँ, तो देखो करना क्या है, पूर्णांक के अंकों का योगफल, देखो इनको जोड़ना है। तो अंक कितने हैं, 1 है, 0 है, 1 है, तो इनका योगफल, ठीक है, इनको जोड़ दो, तो जोड़ के कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। योगफल संख्या से घटाया जाए, अब इस संख्या से घटा दो, तो 101 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 99 आएगा। तो परिणाम सदैव किससे विभाज्य होगा, तो ये जो 99 है ये किससे विभाजित होगा, देखो 6 से तो हो नहीं सकता, ना ही 2 से होगा, ना ही 5 से होगा, तो किससे होगा, केवल 9 से होगा। बाकी आप कोई सा भी नंबर देख सकते हैं, जैसे मैंने 102 ही ले लिया। अब इनको जोड़ दो, तो जोड़ के कितना आ रहा है, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। अब जो मूल संख्या है इसमें से घटाएंगे तो तब भी 99 आएगा। जैसे अगर मैं 999 लेता हूँ, अब इसमें से जो अंक हैं, मतलब 9 कम 9 9 18 9 27 माइनस करेंगे अंकों को जोड़ के, तो माइनस करेंगे तो आप देखेंगे वो भी 9 से पूरी बार विभाजित होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। तो वो कौन सी संख्या है, तो जैसे अगर कोई भी संख्या 5 से विभाजित है तो हमें क्या देखना होता है, स्टार्टिंग में 0 और 5 देखना होता है। अगर 0 और 5 है तो वो संख्या विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। तो आप, क्योंकि अभी मुझे 25 चाहिए, तो 25 के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर देखेंगे, स्टार्टिंग के, क्योंकि 5 में केवल 1 नंबर देखा जाता है और 25 में 2 नंबर देखे जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर देखो, अगर वो 25 से पूरी बार विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी होगी, अन्यथा संख्या भी नहीं होगी। ठीक, तो देखो कौन कौन सा हो रहा है, 10 25 से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होता है, देखो 75 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी 40 भी नहीं होता तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अब देखो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जितनी भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नंबर सिस्टम में, जो भी चैप्टर में बना रहा हूँ उन सारे चैप्टर की वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।